Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is second lecture for class 8th history, last chapter making of national movement. पिछले लेक्चर में हमने महात्मा गांधी के आने के पहले तक सारा कुछ पढ़ लिया था. आज से हम देखेंगे कि किस तरीके से महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं और फिर कैसे कैसे मूवमेंट्स चलते हैं, राइट. फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, राइट. चलो, तो पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी इंडिया में कैसे और कब आए. महात्मा गांधी अराइव्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 जब उनकी एज थी 46. ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है और कहाँ से आई है इंपॉर्टेंट. एज याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, राइट. देखो, साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे गांधी जी. वी नो दैट ही वॉज एन इंडियन. तो फिर वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, वो वहाँ पर लॉयर थे और प्रैक्टिस करते थे, राइट. वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स चलाए, प्रोटेस्ट किए, क्योंकि वहाँ पर अपार्थीड होता था. साउथ अफ्रीका बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे सदर्न कंट्री है जहाँ पर अपार्थीड चलता था. पूरे अफ्रीका में ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जाता था अपार्थीड. व्हाट वाज अपार्थीड? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स. वाइट्स मतलब ब्रिटिशर्स, ब्लैक्स मतलब अफ्रीकन्स. मतलब उनकी ही कंट्री में जाकर उनको ही ब्लैक्स बोला जाता था, इन्फीरियर बोला जाता था और एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनके साथ. तो गांधी जी को जब ये समझ में आता है तो वो इसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाते हैं. बहुत सारे इंडियंस को, ब्लैक पीपल को मोबिलाइज करते हैं, है ना, उनका सपोर्ट लेते हैं और अपार्थीड के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं. तो जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब भी वो इंटरनेशनली जाने माने नाम थे, ठीक है, और लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे. He led Indians there in non-violent marches against racist restrictions. Indians को colored बोला जाता था, colored race, क्योंकि ना तो बहुत ही ज़्यादा black होते थे और ना ही बहुत ज़्यादा white होते थे. That's why Indians were known as colored. और Indians के against भी बहुत सारे racist restriction हुआ करते थे अफ्रीका में. तो उन्होंने जो मार्चेस किए या जो मूवमेंट्स चलाए उनके कारण उनको क्या मिलने लगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, और साथ में उनके कॉन्टैक्ट बढ़ने लग गए बहुत सारे इंडियन ग्रुप्स के साथ, ठीक. तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हम साउथ अफ्रीका में तो मूवमेंट चला रहे हैं, वहाँ पर लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की कंट्री इंडिया में जब ब्रिटिशर्स लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तब हम कुछ नहीं कर पा रहे. तो फिर वो आते हैं इंडिया, राइट. तो जब 1950 में इंडिया आते हैं तो पहला साल, पूरा एक साल सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करते हैं, पूरी इंडिया को घूमते हैं. क्यों ट्रैवल करते हैं? बिकॉज ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सिचुएशंस. गेटिंग? वो कोई भी डिसीजन या कोई भी मूवमेंट चलाने से पहले पूरे इंडिया की कंडीशन देखना चाहते थे कि ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया के लोगों की हालत क्या है और हमें किन चीज़ों के बारे में आवाज़ कैसे कैसे उठानी है, राइट. उनका जो मूवमेंट्स चालू होते हैं, जो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन चालू होता है, वो लोकल मूवमेंट से होता है. बेसिकली पीजेंट्स, जो फार्मर्स होते हैं, उनके ग्रुप से शुरुआत होती है मूवमेंट्स की. चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये 3 जगह पर सबसे पहले मूवमेंट्स होते हैं महात्मा गांधी के द्वारा, राइट. तो अब हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिक्स कहें हम, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई हो रही थी उसमें किस तरीके से उनका एडवेंट हो चुका है. अब गांधी जी धीरे धीरे करके क्या होंगे, और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और क्योंकि लोग उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए उनके लिए मासेस को मोबिलाइज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है एक बड़ा मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है इन 1919 अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. तो इसको बोला गया है रॉलेट सत्याग्रह. सत्याग्रह एक ऐसा टर्म था जो गांधी जी के द्वारा यूज़ किया जाता था, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ेंगे, है ना, अगर आप इसको संधि विच्छेद करते हैं तो सत्य और आग्रह, मतलब अगर हम सच बोल रहे हैं, अगर हम जानते हैं कि हम जो भी डिमांड कर रहे हैं वो सही है, तो हमें उसके लिए आग्रह करना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, राइट. तो रॉलेट सत्याग्रह क्या बोलता है कि भाई रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम एक सत्याग्रह कर रहे हैं. अब रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया एक्ट था, लॉ था, जो कि फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करता था, मतलब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था इंडियंस के. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब इंडियंस क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये सब उनको एक्सप्रेस करने का राइट नहीं दे रहा था रॉलेट एक्ट. प्लस दूसरा पॉइंट क्या था कि पुलिस पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था. मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि पुलिस को बोल दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स कि अगर कोई भी इंडियन आपको ऐसा लगता है कि
ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहा है या फिर एक्शन प्लान भी कर रहा है तो आप उसको उठाकर जेल में डाल सकते हैं। प्लस यू डू नॉट हैव टू शो देम एनी काइंड ऑफ अरेस्ट वारंट्स, बिना कारण बताए आप उनको जेल में डाल सकते हैं। और इस बारे में कोई भी डिसीजन नहीं दिया गया था कि जिन भी लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा उनका ट्रायल कोर्ट्स में कब होगा, राइट। तो पुलिस को बहुत ही ज़्यादा पावर दे दी जाती है। अब पुलिस को पावर दे दी जाती है तो पुलिस क्या करते हैं, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनको ख़राब तरीके से ट्रीट करना चालू कर देते हैं और अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना चालू कर देते हैं। रॉलेट सत्याग्रह को सपोर्ट गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर्स ने किया, गेटिंग। प्लस इन लोगों ने बोला कि ये जो रॉलेट एक्ट है ये डेविलिश और टायरेनिकल है, ठीक है। डेविलिश का मतलब क्या है, शैतानी, राइट। मतलब ऐसा एक्ट जो लोगों को बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है, तो इससे खराब तो कुछ भी नहीं है, गेटिंग। 6 अप्रैल 1919 को एक नॉन वायलेंट अपोजिशन चालू किया जाता है। गांधी जी शुरू कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि नॉन वायलेंट तो रहेगा, है ना। वो बोलते हैं कि भाई 6 अप्रैल 1919 को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर्स एंड अ हड़ताल। हड़ताल का मतलब क्या है, स्ट्राइक, राइट। तो 6 अप्रैल को बता दिया जाता है डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, और इसको माना जाता है कि ये फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ऑल इंडिया स्ट्रगल, यहाँ पर 1857 को क्यों नहीं गिनोगे, क्योंकि ऑल इंडिया नहीं था, है ना। हमने पढ़ा था 1857 के रिवोल्ट में कि बहुत सारे एरियाज़ तो ऐसे थे जो 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया स्ट्रगल बोला है मतलब कि यहाँ पर गांधी जी के आने से उन्होंने पूरे देश के लोगों को मोबिलाइज करना चालू कर दिया था, ठीक है। इसलिए इसको ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला गया है। बट स्टिल इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू लार्ज सिटीज़, लेकिन इंडिया के लगभग सारी लार्ज सिटीज़ तक पहुंचा था, इसलिए ऑल इंडिया मूवमेंट बोला गया है। देन गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेथड्स। अब जब गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, और हमारे बनाए हुए एक्ट्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये ब्रूटल मेथड्स यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ही क्रूअल तरीके से लोगों के मूवमेंट को ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल था आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग आई होप सबको पता ही होगा। जलियांवाला बाग अमृतसर में है, जहाँ पर बैसाखी के दिन जो सिख पीपल होते हैं और बहुत सारे दूसरे लोग भी रहते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए मिलते हैं। तो अभी ऐसी बात है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए मिले हैं तो किसी भी प्रकार के वेपन्स वगैरह ये नहीं रखते हैं, राइट। पता नहीं जनरल डायर को कैसे समझ में आता है या वो क्या सोच रहे होते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है। वो एक ब्रिटिश ऑफिशियल होते हैं जनरल डायर, वो अपने सोल्जर्स को, आर्मी को लेकर पहुंच जाते हैं जलियांवाला बाग एंड विदाउट एनी वार्निंग, कोई भी वार्निंग दिए बगैर वो अपनी आर्मी को बोलते हैं कि भाई लोगों के ऊपर कर दो ओपन फायर, मतलब कि बिना कोई वार्निंग दिए आप बस बिना निशाना लगाए गोलियां चलाओ, ठीक है, जितने भी लोग होंगे सारे मरेंगे। तो इस तरीके से अनआर्म्ड लोगों को, विमेन को, चिल्ड्रन को, एजड पीपल को मारा गया, राइट। अब क्योंकि मेन गेट एक ही था और उसको बंद कर दिया गया था तो कोई एस्केप नहीं कर पाता और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएशन था इंडियंस के लिए, गेटिंग। और ये एक तरीके से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर भर देता है, गुस्सा भर देता है, और लोग जो होते हैं वो अपने अपने तरीके से गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं, जब उनको ये समझ में आता है कि भाई ये तो बहुत ही गलत किया आपने इंडियंस के साथ, तो वो अपना टाइटल ऑफ नाइटहुड जो होता है, उनको नाइटहुड का टाइटल मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसको रिनाउंस कर देते हैं, मतलब उसको त्याग देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी टाइटल आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप इस तरीके के एक्शंस लेते हैं तो, ठीक है। ये करने से क्या हुआ, टाइटल देने से वापस क्या हुआ, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बेइज्जती थी, ठीक है। उनको ह्यूमिलिएशन दिया गया कि भाई आप हमको अवार्ड दे रहे हैं लेकिन हमें नहीं चाहिए, राइट। फिर महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह में क्या देखा, ही ट्राइड कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो बनी रहे। महात्मा गांधी का शुरू से ही एक जिसको हम कहें स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति, किसी आउटसाइडर के प्रति लड़ना है, ठीक है, तो कम से कम आपके कंट्री में रहने वाले लोग जो हैं वो यूनाइटेड रहें।
और हिंदू और मुस्लिम दो ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको पहले से ही इस तरीके से देखा जाता है कि दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं या अनबन होती है, राइट। तो अगर इन दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया जाए, है ना, यूनाइटेड रख लिया जाए, तो लड़ाई आसान हो जाती थी। गेटिंग? सो दिस वॉज आर रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह में जलियांवाला बाग को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। प्लस ये भी कि रॉलेट सत्याग्रह आखिर मतलब रॉलेट एक्ट क्या था, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने शुरू किया रॉलेट सत्याग्रह। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये दो मूवमेंट हैं जो अलग अलग चल रहे होते हैं, लेकिन गांधी जी यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं और दोनों को इकट्ठा चलाने की कोशिश करते हैं। इसका कारण क्या है ये हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। कोऑपरेट करने का मतलब होता है सहयोग करना, और नॉन कोऑपरेशन का मतलब था कि सहयोग ना करना। गांधी जी ने बोला कि देखो, जलियांवाला बाग जो हुआ है या जितने भी एट्रोसिटीज़ हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, हमको उसके अगेंस्ट आवाज़ तो उठानी है, लेकिन हम वायलेंस तो कर नहीं सकते, हम झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि सत्य और अहिंसा हमारे आइडियल्स हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, अगर हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएं, मतलब कि हम किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट ही नहीं करेंगे, उनका सहयोग ही नहीं करेंगे, तो उनके कोई भी काम बनेंगे नहीं, और ये अपने आप में उनके लिए एक प्रॉब्लम होगी, और हमें कोई भी प्रकार का वायलेंस भी नहीं करना पड़ेगा। पीपल एजिटेटेड लाइक दी जलियांवाला बाग इंसिडेंट। लोगों के मन में ऑलरेडी गुस्सा भरा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, और जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ उसके कारण वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई अब हमको क्या डिमांड रखनी चाहिए, स्वराज। और हम कैसे रखेंगे, गांधी जी तो पॉलिटिक्स में थे नहीं, है ना, मतलब कि कांग्रेस में तो थे नहीं, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, बस वो बाहर से लोगों को मोबिलाइज करने का काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि देखो, हमको तो स्वराज की डिमांड करनी चाहिए, और इवन मैं कांग्रेस से भी यही अर्ज करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस स्फीयर में काम कर रहे हैं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से स्वराज की डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखें। स्वराज मतलब अपना खुद का राज, खुद का रूल, ठीक है, स्व प्लस राज। हिस्ट्री को जितना सिंपल करके पढ़ो, जहाँ पर हिंदी वाले वर्ड्स आ रहे हैं ना, उनका तो बिल्कुल ही साफ साफ मतलब निकल रहा है। अगर आप उनको भी बिल्कुल बेसिक में जाके नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको रटना पड़ेगा, राइट। इसलिए आप लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है। अगर आप रटने की कोशिश नहीं करेंगे तो यहाँ पर सब कुछ इंटरेस्टिंग है। देखो, ये हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तरीके क्या थे। स्टूडेंट्स जितने भी थे उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह छोड़ दिए, यूनिवर्सिटीज़ छोड़ दी। लॉयर्स जो थे, इंडियन लॉयर्स जो थे, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, है ना, मतलब वो अपना काम जो है उसको छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड इन बॉयकॉट्स, जैसे कि अभी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखा। ऐसे ही जितने भी हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स थे या जो बड़े लोग थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी टाइटल्स देती थी, वो सारे के सारे हमारे यहाँ के लोगों ने बॉयकॉट करने चालू कर दिया, उनको सरेंडर करना चालू कर दिया। और इम्पोर्ट्स जो थे, ब्रिटिश गुड्स का जो इम्पोर्ट होता था इंडिया में, वो गिर जाता है, क्योंकि लोग ब्रिटिश गुड्स खरीदना ही बंद कर देते हैं, और जो फॉरेन क्लोथ्स होते हैं उनको इकट्ठा करके सड़कों पर जलाना चालू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, सारे के सारे तरीके थे कि हम ब्रिटिशर्स के साथ अब किसी भी रूप में कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। कपड़े जलाने से कैसे नॉन कोऑपरेशन समझ में आया। देखो, ब्रिटिशर्स ने कोई भी सामान बनाकर उसको इंडिया में भेजा, इंडिया वालों ने इम्पोर्ट किया, ठीक है। अब हम उनके प्रोडक्ट्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको पैसा देंगे ना, राइट। तो अगर हम उनका प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने यहाँ का पैसा वहाँ पर भेज ही नहीं रहे, हमारी वेल्थ वहाँ पे जा ही नहीं रही, तो ये भी तो एक तरीके से नॉन कोऑपरेशन हुआ। गेटिंग? तो हर टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश करो। चलो अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या था। खिलाफत बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो मुस्लिम्स के ऊपर, मुस्लिम के जो टर्किश सुल्तान होते हैं या फिर जो सबसे बड़े लीडर होते हैं उनके खलीफा, उनकी पावर्स को कम करता है, ठीक है। उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी लगा देता है और उनको बोलता है कि आपका मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस पर कंट्रोल कम होगा, क्योंकि अब उनको भी कंट्रोल करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये रिलीजन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और जो रिलीजन में सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो सुल्तान है ना, ऑटोमन एम्पायर के पास जो सुल्तान है, आप उसको बोल रहे हो कि अब अभी तक आपकी जो पावर्स थी वो कम हो जाएंगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको एक्सरसाइज करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि
मुस्लिम कम्युनिटी भड़क जाती है ना, हिंदू कम्युनिटी ऑलरेडी, हिंदू सिख कम्युनिटी ऑलरेडी भड़की हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी भड़क जाती है यहाँ पर इस एक्ट के कारण, राइट। यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट के 2 लीडर सामने आएंगे, मोहम्मद अली और शौकत अली, नाम याद रखना पड़ेगा, राइट। अली ब्रदर्स ब्रदर्स नहीं थे, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर ये जो आपके खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे, इनको भी समझ में आता है कि अब हमें एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह एक बड़ा मूवमेंट चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पर गांधी जी को समझ में आता है कि भाई हम तो नॉन कोऑपरेशन चला ही रहे हैं, मुस्लिम्स भी यही चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तरीका क्या ही होगा कि दोनों को मिला दे और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए। गेटिंग? तो ये जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है बाय गांधी जी। पीपल्स इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना, ठीक है। अब लोग क्या एक्शन ले रहे थे अपनी तरफ से? पीपल लिंक देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवियंसेस, मतलब नॉन कोऑपरेशन जो था वो पूरे इंडिया में चल रहा था, लेकिन हर जगह पर रहने वाला व्यक्ति उसको अपने यहाँ की लोकल प्रॉब्लम से जोड़कर देख रहा था, राइट। सम यूज्ड मेथड्स विच वर अगेंस्ट गांधी जीज आइडियाज़, मतलब गांधी जी के 2 आइडियाज़, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कई जगह पर लोगों ने वायलेंस किया, झूठ बोलकर काम किया और गांधी जी के नाम पर काम किया, तो यहाँ पर गांधी जी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसका अपोज किया। खेड़ा एक जगह है गुजरात में जहाँ पर पाटीदार पीजेंट्स जो होते हैं वो नॉन वायलेंट कैंपेन चला रहे होते हैं, ठीक है। क्यों चलाते हैं? क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे बहुत हाई लैंड रेवेन्यू मांगती है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस वहाँ पर बढ़ा देती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में क्या हो रहा था, लिकर शॉप्स जो थी वो उनको पिकेट किया जा रहा था। पिकेट करने का मतलब है कि ज़बरदस्ती किसी की दुकान को ताला लगाना, बंद करना, ठीक है। लिकर शॉप्स जो थी, अब लिकर शॉप मतलब गवर्नमेंट की दुकान, राइट, गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इस तरीके से लिकर शॉप्स को वहाँ पर बंद कराया गया। कुंतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाए गए, ठीक है। और यहाँ पर ये असम वाला जो रीजन था, यहाँ पर ये माना गया कि अब ब्रिटिश राज खत्म होकर कौन सा राज आने वाला है? गांधी राज, ठीक है। यू कैन सी हियर, ब्रिटिश राज खत्म होकर क्या आने वाला है? गांधी राज। इवन आपके यहाँ पर जो असम टी गार्डन लेबरर्स थे, इन लोगों ने स्लोगन भी बनाने चालू कर दिए थे कि गांधी महाराज की जय, राइट। तो मतलब गांधी जी को लोग किस तरीके से देखने लग गए थे कि अब वो रूल करेंगे, जबकि गांधी जी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, राइट। ही वॉज ओनली मोबिलाइजिंग दी मासेस। बंगाल में यूनिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस देखने को मिल जाता है। सिंध में मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं रिगार्डिंग खिलाफत कॉल, मतलब खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन ये ज़ोर शोर से चल रहे थे, ठीक है। पंजाब में अकाली एजिटेशन होता है, ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब जो अकाली दल है, ठीक है। जैसे मुस्लिम्स के रिलीजन में इंटरफेयर करने की ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे, ऐसे ही पंजाबियों के साथ हो रहा था, राइट। तो इस तरीके से लोग अपने अपने लेवल पर अपने अपने रीजन्स में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो ले रहे थे, कुछ गांधी जी के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग और कुछ उनके आइडियाज़ के अगेंस्ट। चलो पीपल्स महात्मा, ठीक है। महात्मा जो नाम था ये गांधी जी को दिया ही इसलिए था क्योंकि लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे और उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लोगों का मानना था कि भाई गांधी जी जो है वो मसीहा है। मसीहा है मतलब उनकी जितनी भी मिजरीज़ हैं, जो भी पॉवर्टी, गरीबी, जितनी भी परेशानियाँ, ये सबसे उनको कौन छुटकारा दिलाने वाला है? गांधी जी। इसलिए लोग उनको मसीहा समझने लगे थे। ही वॉन्टेड टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट। गांधी जी का एम क्या था कि क्लास यूनिटी होनी चाहिए, मतलब चाहे अपर क्लास हो लोअर क्लास हो, रिच हो या पुअर हो, दोनों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रिच को और रिच करते जा रहे हैं, पुअर को और पुअर करते जा रहे हैं और दोनों के बीच का गैप बढ़ते जा रहा है, कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। कुड हेल्प अगेंस्ट जमींदार्स एंड लैंड इशूज़। पीपल बिलीव दैट जितने भी जमींदार्स और लैंड इशूज़ थे, जो ब्रिटिशर्स ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे थे, है ना, जो जमींदार्स ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे, इन सबसे छुटकारा कौन दिला सकता है? महात्मा गांधी। इवन सम पीपल क्रेडिटेड हिम फॉर देयर अचीवमेंट। जो काम गांधी जी ने किया ही नहीं, उन्होंने खुद नहीं किया है, उसके लिए भी वो गांधी जी को क्या देते थे?
क्रेडिट देते थे कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, गांधी जी की वजह से। सम ट्राइबल पीजेंट्स यूज एक्शंस इन हिज नेम अगेंस्ट हिज आइडियल्स। ठीक है, कुछ ट्राइबल पीजेंट्स ने क्या किया, नॉन वायलेंस का यूज़ किया, लेकिन गांधी जी के नाम पर। तो इन सारी चीज़ों को कंडेम किसने किया, गांधी जी, राइट, बिकॉज ही वॉज वेरी मच फर्म अबाउट हिज आइडियाज़ ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। अब यहाँ पर देखो, ये एक और इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक, 1922-29 के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रगल को चेंज करके रख देती हैं। ठीक है, अभी तक सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन ये एक तरीके से एक ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है आपके बीच में। ठीक है, गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। 1920s में चालू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1922 में गांधी जी वापस ले लेते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। बंद करने का कारण क्या था, चौरा चौरी नाम की एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर 22 पुलिसमैन मर जाते हैं जलकर। कैसे जल जाते हैं, क्योंकि एक गुस्से से भरी हुई पीजेंट्स की क्राउड होती है, ठीक है, भीड़ होती है किसानों की, जो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं जिसमें पुलिसमैन रहते हैं। और वो क्यों आग लगाते हैं, क्योंकि उनका पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, जिसमें आकर पुलिस जो होती है वो ओपन फायर कर देती है। तो बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो गांधी जी को समझ में आता है कि भाई ये तो कितना ज़्यादा बड़ा वायलेंस है, 22 लोगों को आपने एक तरीके से जिंदा जला दिया, और हम यहाँ पे नॉन वायलेंस बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई इस तरीके से मेरे को कोई मूवमेंट नहीं चलाना है, और मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहा हूँ, राइट। ये वो पीरियड होता है जब भगत सिंह जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देन अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो ख़त्म हो गया, तो कांग्रेस को क्या लगता है कि भाई अब हमको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए रूरल एरियाज़ में। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब है कि सोशल वर्क करना चाहिए, लोगों को काम देना चाहिए, ताकि पॉवर्टी से तो हम कम से कम बाहर आ सके और सेल्फ सफिशिएंट बन सके। ठीक है, सिंसियर सोशल वर्क, गांधीयंस एबल टू गेट सपोर्ट फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। ऐसा नहीं था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था तो इसके बाद गांधी जी कोई भी मूवमेंट नहीं लाने वाले थे, क्योंकि 1930s में वो क्या लेकर आते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। और इसके लिए वो मास मोबिलाइजेशन या मास सपोर्ट जो होता है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो गांधी जी का काम चल रहा था, ठीक है। कांग्रेस का अपना काम चल रहा था। CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक है, ये लोग क्योंकि कांग्रेस के पार्ट थे और इनका ये मानना था कि भाई ये तो काम अलग चल रहा है, हमें पॉलिटिकली अगर हम एक्टिव है तो हमें क्या काम करना चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम इलेक्शन लड़के असेंबली में बैठेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में जब हम बैठेंगे तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कैसे एक्शन लेते हैं, क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, हमारे कंसर्न क्या हैं, हम कैसे उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सब हमको कब पता चलेगा, जब हम इलेक्शन लड़के वहाँ पर जाके जीत के बैठेंगे, ठीक है। तो दे डिसाइडेड दैट नाउ कांग्रेस शुड फाइट इलेक्शंस, राइट। कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप के अंदर कांग्रेस बोलती है कि भैया अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, राइट। और पूर्ण स्वराज चाहिए मतलब हमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट। अब हमें थोड़ी बहुत नहीं, पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। और इंडिपेंडेंस डे मनाने को कब डिसाइड करते हैं कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। अब कंफ्यूज मत होना कि मैडम ये तो इंडिपेंडेंस डे की डेट है नहीं, ये तो रिपब्लिक डे की डेट है। ये हम बात करें 1930s की, राइट। तो ये जैसा लिखा है आपको वैसे ही पता होना चाहिए। फिर एक और एक और हैपनिंग यहाँ पर क्या थी कि इसी समय पर बन जाती है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है। सबने नाम सुना होगा, बीजेपी से रिलेटेड है ये ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इट इज़ एन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। एंड CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दोनों को मिलाकर क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसके आइडियाज़ थोड़े से डिफरेंट थे। ऑब्वियसली बात है कांग्रेस से तो डिफरेंट थे, क्योंकि एक नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो इनकी आइडियोलॉजीज कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, लेकिन ये बाहर से ही काम करते हैं, राइट। और इनका सबसे पहला काम क्या होता है कि भाई लोगों को तैयार करो, ब्रिटिशर से लड़ने के लिए लोगों को तैयार हमें करना पड़ेगा। पॉलिटिकली एज वेल एज नॉन पॉलिटिकली सबको एक्टिव करना इनकी जिम्मेदारी
थी। अब चलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा 1930। 1930 में एक और काम होता है, डांडी मार्च, और ये एक तरीके से हम देखेंगे तो ये पार्ट है आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सिविल का मतलब क्या है, यहाँ पर सिटीजन से बात हो रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट से रिलेट करके बोला जा रहा है। तो सिविल डिसओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब होता है कि आज्ञा मानना, और डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि आज्ञा ना मानना। तो यहाँ पर ये मूवमेंट चलाते हैं गांधी जी कि भाई ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने चलाया, हमने कोऑपरेट नहीं किया, अब हम मूवमेंट चलाते हैं जिसमें हम इनके लॉज को मानेंगे ही नहीं, मानते ही नहीं हम इनके लॉज को, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तरीका होता है इनके पास सॉल्ट लॉ को तोड़ने का। सॉल्ट लॉ को क्यों तोड़ा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ बनाती है कि सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने में और सेल करने में हमारी मोनोपोली होगी। मोनोपोली का मतलब क्या है, एकमात्र अधिकार, मतलब अगर कोई भी कंट्री में सॉल्ट बना सकता है और बेच सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और कोई भी नहीं, ठीक है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि भैया इट इज़ सिंफुल, मतलब ये एक तरीके से एक पाप है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट जो है, नमक जो है, वो एक एसेंशियल आइटम ऑफ फूड है, राइट, एसेंशियल फूड आइटम है, और सारे लोग चाहे रिच हो या पुअर हो, ये सारे के सारे नमक तो नहीं खाएंगे ना। ऐसा तो नहीं ना कि आप रिच हैं तो आप बहुत ज़्यादा नमक डाल के खाएंगे, आप पुअर है तो आप बिल्कुल ही नमक डाल के नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो सारे लोग इसके लिए एक साथ लड़ने के लिए तैयार थे, और इसने रिच और पुअर को डिवाइड नहीं किया। गांधी जी पैदल चल के जाते हैं 240 माइल्स, कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से डांडी, क्योंकि डांडी एक कोस्टल विलेज था। इनको वहाँ जाकर क्या करना होता है कि पानी को इकट्ठा करके जब वो उबल जाएगा तो उससे बन जाएगा नमक, और फिर उस नमक को ये गैदर कर लेते, इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से ये तोड़ते हैं सॉल्ट लॉ। गवर्नमेंट सॉल्ट लॉ जो होता है उसको जब ये लोग तोड़ते हैं, डांडी मार्च जब होता है, तो फिर अगेन गवर्नमेंट का यही रहता है कि भैया इनको ब्रूटल एक्शंस लेके क्या करना पड़ेगा, इस मूवमेंट को भी हमें क्रश करना पड़ेगा, राइट। कैसे करेंगे, वही लाठीचार्ज, जितने लोग पकड़ में आए उनको उठा के जेल में भर दिया, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। तो यही सारे तरीके थे ब्रिटिशर्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के, राइट। अब कुछ अचीवमेंट भी थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो क्या करती है, एज इट इज़ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंज करके आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली जाती हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये एक्ट क्या दे देता है भैया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल का मतलब है यहाँ पर स्टेट्स जो उस समय हुआ करते थे, और ऑटोनॉमी का मतलब है कि थोड़ी सी फ्रीडम। स्टेट्स अपने हिसाब से अपने फ्रीडम को यूज़ करके खुद को गवर्न कर पा रहे थे, तो थोड़ी सी आज़ादी तो हमको मिली। लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अभी भी हमको ये मानना पड़ेगा कि जो स्टेट है वो हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन हमारा हेड जो है वो एक ब्रिटिश ही है। गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1937। 2 साल बाद गवर्नमेंट क्या बोलती है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो हैं इनके होंगे इलेक्शंस 1937 में, और कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है क्योंकि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है और अभी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रही होती है। तो 11 में से 7 प्रोविंसेस में कौन गवर्नमेंट बनाता है, कांग्रेस। ये कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को प्रूव करने के लिए ये एक रिजल्ट था कि इंडियंस जो हैं वो इंडियंस को वोट देते हैं और इंडियंस से ही गवर्न खुद को कराना चाहते हैं, ना कि किसी ब्रिटिश पावर से, राइट। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी मिल गई, लेकिन 1939 यानी 2 साल बाद ही आ जाता है आपका वर्ल्ड वॉर 2, जो कि चलेगा 1945 तक। 1939 से 1945 तक चलेगा वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जो होता है ना, जर्मनी की तरफ से हिटलर जो होता है वो दोबारा से, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में हारते हैं जर्मनी, लेकिन 1939 में दोबारा से जर्मनी और ताकत से आ जाता है फिर से लड़ने के लिए। हिटलर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इंडिया में भी हिटलर को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो कांग्रेस तैयार हो जाती है कि हाँ भाई हिटलर गलत काम कर रहे हैं, तो हम ब्रिटिशर्स को उसके अगेंस्ट सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना शर्त के नहीं। तो ब्रिटिशर्स पूछते हैं कि क्या शर्त है, इंडियंस बताते हैं, कांग्रेस बताती है कि हमें चाहिए इंडिया का
इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब कि ठीक है हम आपकी वॉर में मदद करेंगे, लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म होता है आपको इंडिया को देनी पड़ेगी आज़ादी, फ्रीडम। कांग्रेस बोलती है, सॉरी ब्रिटिश बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, तो कांग्रेस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर देते हैं। मतलब जो वो मिनिस्टर्स बने होते हैं, जो उन्होंने पोजीशंस गेन की होती हैं इलेक्शन जीत कर, उन पोजीशंस को क्या कर देते हैं, रिज़ाइन, राइट। अब रिज़ाइन करना अगेन एक ह्यूमिलिएशन किसके लिए है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलो अब देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी तक हमने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स को हेल्प चाहिए थी, इंडियंस भी हिटलर को पसंद नहीं कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स से बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन आपको हमको देनी पड़ेगी आज़ादी। ब्रिटिशर्स साफ मना कर देते, तो इंडियन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं कांग्रेस से, ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंडियंस ने हार मान ली थी, राइट। अब वर्ल्ड वॉर 2 तो चल रहा है, ठीक है, वो तो रुक नहीं रहा, उसके बीच में इंडियंस जो हैं वो अपने मूवमेंट चला रहे हैं, राइट। यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि देखो ब्रिटेन बहुत सारी जगह को कॉलोनी बना के रखा था, बहुत सारी कंट्रीज़ को, ठीक है, और खुद असल में एक छोटी कंट्री है, ऑल्दो दिमाग लगाकर पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करके उसके पास पैसा था, पावर थी, ठीक है, लेकिन स्टिल एक समस्या यहाँ आ जाती है कि अब वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कंडीशन में सारा कुछ संभालना ब्रिटिशर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा इंडियंस को लगता है, इंडियन लीडर्स को लगता है कि भाई देखो अभी ब्रिटेन ऑलरेडी बिजी है वर्ल्ड वॉर 2 में, परेशान है, ठीक है, हमने भी इंडिपेंडेंस मांगा था, हमको मना कर दिया, तो अब हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे, राइट। और अब ये वॉर में फाइनेंशियली इतना वीक हो जाएगा कि वॉर ख़त्म होने के बाद हमको बहुत ज़्यादा पावर के साथ रूल नहीं कर पाएगा, तो अभी समय है कि लोहा गर्म है, हम हथौड़ा मार दें, राइट। तो यहाँ पर गांधी जी शुरू कर देते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में ही अपना क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो, ठीक है, और ये भारत छोड़ो किससे बोला जा रहा है, ब्रिटिशर से, कि हमें कोई मतलब नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 में हो या नहीं हो, जस्ट लीव द कंट्री, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को बोला जाता है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, लेकिन आपको इमीडिएटली भारत छोड़ना पड़ेगा, राइट। अब ऐसा तो था नहीं कि इंडियंस ने बोला कि भैया भारत छोड़ो, ब्रिटिशर्स ने अपना सामान उठाया और चल दिए, राइट। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स कोशिश करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को भी क्रश करने की, जैसे उन्होंने बाकी मूवमेंट्स को क्रश करने की कोशिश की, ठीक है, लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वो क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, इसलिए इंडियंस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का चांस यहाँ पर मिल जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर गांधी जी स्लोगन लेके आते हैं, डू और डाई, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो आप लड़ाई कर रहे हैं उसमें या तो करो या तो मरो, ठीक है, करो या मरो वाला लेकर आते हैं, मतलब आपके पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है, या तो हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना ही है या तो फिर हम इसी फाइट में अपनी जान दे देंगे, राइट। लेकिन डू और डाई बट स्टिल नॉन वायलेंटली, राइट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर लोग हथियार उठा के लड़ रहे थे, तो फिर कैसे लड़ रहे थे, फार्मर्स और यूथ, मतलब फार्मर्स जो होते हैं वो इस रेवोल्यूशन में, इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट बनते हैं। यूथ जो होता है वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता है और सड़कों पर आ जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी अटैक्ड, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो थे और साथ में जो स्टेट अथॉरिटी के जितने भी सिंबल्स थे, ठीक है, उनको अटैक किया जाता है कि मतलब जिन जिन सिंबल से, जिन जिन जगहों से ये प्रूफ होता था कि ब्रिटिश पावर जो वो सुप्रीम है, उन सारी जगहों को अटैक करना चालू किया लोगों ने। मैनी अरेस्टेड एंड फायर्ड एंड किल्ड। ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे रोकेगी, वो लोगों को अरेस्ट करेगी, गोलियां चलाएगी उनके ऊपर, उनको मारेगी, लेकिन स्टिल क्योंकि मास बहुत ज़्यादा थी। अब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, आप मान लें 1940s के आसपास, 1940s के आसपास चल रहा है, मतलब इतने सारे मूवमेंट पीछे ऑलरेडी हो चुके हैं और अब लगभग पूरे इंडियंस को ये चीज़ समझ में आ गई है कि नहीं, ब्रिटिशर्स को तो कैसे भी करके यहाँ से भगाना है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा इंडियंस एक साथ यूनाइटेड होकर सामने खड़े हो जाते हैं कि फाइनली ब्रिटिश राज जो है उसको अपने घुटनों पर झुकना पड़ता है, ठीक है। चलो, एक कारण इसका ये भी था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है। मान लो जस्ट फॉर अ मिनट
अगर आप ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करें कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं चल रहा होता और क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा होता, ठीक है, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल था कि उस समय हम ब्रिटिशर्स को झुका दें? पॉसिबल था, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो सकता था, हो सकता था, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, फाइनेंशियली ब्रिटेन की कमर टूट गई थी, बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, प्रोडक्शन बंद था, लोग मर रहे थे। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व होना, फाइनेंशियली वीक होना, हमारे लिए, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए एक प्रॉफिटेबल पॉइंट साबित हो जाता है, ठीक है। हमको उसका फ़ायदा मिलता है, गेटिंग। और यहीं पर इंडियंस जो हैं उन्होंने बिना रोके डू और डाई जैसे स्लोगन्स को फॉलो करके जो स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण था ब्रिटिशर्स को अग्री करने के लिए कि भाई अब तो हमको इंडिपेंडेंस इंडियंस को देनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, ठीक है, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, ठीक है, और हैप्पी एंडिंग होगी भी नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि पूरी खुशी नहीं मिलती हमको बिकॉज ऑफ पार्टीशन, राइट। देखते हैं कैसे। 1940 में क्या होगा? मुस्लिम लीग बोलेगी कि भैया हमको चाहिए इंडिपेंडेंट स्टेट मुस्लिम लोगों के लिए नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में, राइट। मुस्लिम लीग अभी हमने देखा था, ठीक है, जैसे कांग्रेस एक पार्टी थी, मुस्लिम लीग भी एक पार्टी बनती है मुस्लिम्स के लिए। क्यों बनती है? क्योंकि इनको रियलाइज़ होता है कि भैया कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है, वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। इस तरीके का डर जो था वो किसके अंदर था? मुस्लिम लीग के अंदर। तो बोलती है कि भैया ईस्ट एरिया में और नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे हमको एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए इंडिया से अलग, लेकिन वो कहीं पर भी पार्टीशन या फिर पाकिस्तान जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करती। कारण क्या थे? यहाँ पे देखो मैंने 3 कारण मेंशन किए हुए हैं। लेट 1930s में क्या होता है? लीग को ऐसा लगता है कि भैया मुस्लिम्स जो हैं उनको सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स में अब बन नहीं रही है, ठीक है, टेंशन अराइज हो रही है उनके बीच में। 1937 में इलेक्शन होता है जहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में तो जीतते हैं लेकिन बाकी एरियाज़ में तो कांग्रेस ही जीतती है। तो लीग को ऐसा लगता है कि भैया मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी है, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ हैं तो आगे जाके ऐसा ना हो कि कांग्रेस अगर रहे और मुस्लिम्स का कोई भी अलग पार्टी या अलग जगह ना हो तो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट भी नहीं किया जाएगा। फिर लीग जो होती है वो 1937 में बोलती है कि भैया जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जिसको आज आप उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, उसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। 1937 में लीग बोलती है कांग्रेस से कि अपन दोनों एक काम करते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस में ना मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है, जॉइंट गवर्नमेंट बनाते हैं। कांग्रेस मना कर देती है, तो ये और इरिटेट कर देता है लीग को, और अब वो सीधा सीधा किस बात पर आ जाती है कि हमको चाहिए एक अलग से स्टेट। बात खत्म। कांग्रेस फेल टू मोबिलाइज मुस्लिम सपोर्ट। यहाँ पर कांग्रेस जो होती है वो मुस्लिम्स को इकट्ठा नहीं कर पाती लेकिन लीग कर लेती है क्योंकि यहाँ पर उसको प्रॉफिट मिल जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 होता है जैसे ही 1945 में ख़त्म। ब्रिटिशर्स को समझ में आता है कि भैया अब इंडिया को तो देना ही पड़ेगा इंडिपेंडेंस, लेकिन उसको ये भी समझ में आता है कि ये लीग जो है ये अलग से एक स्टेट मांग रही है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं कि तुम, हम और मुस्लिम लीग, मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स तीनों बैठ के बातचीत करते हैं कि करना क्या है, ठीक है, इंडिपेंडेंस तो देना ही है पर अब ये पार्टीशन का क्या खेल है, राइट, मुस्लिम लीग की डिमांड का क्या करेंगे। लेकिन मुस्लिम्स, ऐसा लगता है लीग को कि भैया मुस्लिम्स के लिए बोलने वाली सिर्फ और सिर्फ लीग है, कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है इंडिया के मुस्लिम से, तो वो ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक। कांग्रेस बोलती है कि हम नहीं मानते कि हमारे जो इंडियंस हैं हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे उनका सपोर्ट किसके पास था? कांग्रेस के पास, राइट। फिर 1946 में होते हैं इलेक्शंस। कांग्रेस जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उसमें तो बढ़िया काम करती है, लेकिन जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें किसको मेजॉरिटी मिल जाती है? लीग को, और उसमें बना लेती है गवर्नमेंट लीग, मुस्लिम लीग, राइट। और जैसे ही गवर्नमेंट बनती है मुस्लिम लीग की मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में, तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फर्म हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अडिग हो जाते हैं अपनी पाकिस्तान की डिमांड को लेकर। सी यहाँ पर पाकिस्तान आ गया। पहले जब हमने देखा था दे डिडंट मेंशन द नेम, लेकिन अब वो 1946 के आसपास
नाम भी लेकर आ गए हैं कि भैया हमको चाहिए पाकिस्तान। ठीक, ब्रिटेन की तरफ से क्या आता है, एक कैबिनेट मिशन। ठीक है, मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट आता है एक, जहाँ में मतलब जिसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, दिल्ली आते हैं, क्या देखने के लिए आते हैं कि भैया ये जो लीग पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रही है, क्या हमको वाकई पाकिस्तान देना है कि नहीं देना है, मतलब क्या करना क्या चाहिए। ठीक है, हालांकि जो आपका कैबिनेट मिशन था इसका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं थी, इसको सिर्फ सजेशन के लिए भेजा गया था कि देख के आओ हमको पाकिस्तान की डिमांड के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, या फिर हमको सीधा इंडिया को ही इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। कैबिनेट मिशन देखता है तो कैबिनेट मिशन को ये समझ में आता है कि भैया पार्टीशन जो है ये नहीं करना चाहिए, इंडिया को एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर जैसे लीग को लगता है कि भैया मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में, तो एक काम करो कि एक लूज कन्फेडरेशन रखो, मतलब एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रखें आप कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दे, मतलब थोड़ा सा फ्रीडम उनको वहाँ दे दे कि भाई वो अपने एरिया को अपने मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। ठीक, इस सजेशन को जो कौन देता है, कैबिनेट मिशन। ना कांग्रेस एक्सेप्ट करती है और ना लीग। क्यों? कांग्रेस का मानना था कि भैया ये तो कोई बात नहीं होती कि हम एक लूज कन्फेडरेशन बना लें और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में उनको ऑटोनॉमी दे दे, ये तो एक तरीके से उनकी डिमांड को पूरा ही करना हुआ, राइट। और लीग का कहना होता है कि हमें चाहिए ही नहीं ना थोड़ी सी ऑटोनॉमी, हमें तो पूरा अलग से पाकिस्तान चाहिए। तो फिर कैबिनेट मिशन फाइनली ये बताता है कि भैया पार्टीशन जो है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब यहाँ पर क्या है, जिसको रोका नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल पार्टीशन तो होगा, तो बेटर है कि कर दो। एंड रिजल्ट क्या होता है, कैबिनेट मिशन जो आता है वो फेल हो जाता है, मतलब कोई एक प्रॉपर जो उसकी बात होती है, सजेशन होती है, वो कोई मानता नहीं है, ना लीग ना कांग्रेस। तो फाइनली लीग डिसाइड करती है कि भैया ये सब तो कैबिनेट मिशन वगैरह भेज रहे हैं और सजेशन खेल रहे हैं, तो अपन एक काम करते हैं, अब फाइनल एक्शन लेंगे। और फाइनल एक्शन क्या था, 16 अगस्त 1946, डेट याद करनी है, 16 अगस्त 1946 को हम मनाने वाले हैं अब डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे क्यों मनाना है, क्योंकि अब हम मास एजिटेशन करेंगे, मतलब अब हम मासेस को इकट्ठा करेंगे और मिलकर एक्शन लेंगे ताकि पाकिस्तान की डिमांड हमारी पूरी हो जाए। और ये डिसाइड करते हैं कि जब तक कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों अग्री नहीं कर जाते कि भैया पाकिस्तान देंगे, तब तक हम अपने एक्शंस रोकेंगे नहीं। और यहाँ पर एक्शंस का मतलब था वायलेंस का यूज़ करना। ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं, राइट्स हो जाते हैं कैलकाटा में, दूसरे एरियाज़ में भी बहुत सारे ये इश्यूज़ फैलने लग जाते हैं। ठीक है, वेमेन को बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, राइट, लोग अपने घर में रह नहीं पाते, उनको अपनी जगह से उठकर क्या करना पड़ता है, रेफ्यूजी बनना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर हो रही होती हैं तो कांग्रेस के लीडर्स जो हैं प्लस जो आपके बाकी फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय, उन सब का ये कहना रहता है कि देखो हमें चाहिए है इंडिपेंडेंस, लेकिन अब हमें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही अगर हमारी कंट्री में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा वायलेंस और इतना ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ रहा है, तो अगर हम ऐसे वायलेंस को यूज़ करके अगर हम इस तरीके से इतने दंगे फसाद होने दे रहे हैं और हम पाकिस्तान अलग नहीं कर रहे हैं, तो भी हम ऐसी कंट्री को बचा कर करेंगे क्या? लोग तो हमारे यहाँ के मर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और इतने ज़्यादा इश्यूज़, इतने क्राइसिस हो रहे हैं। तो फाइनली वो बोलते हैं कि भैया एक काम करो, पाकिस्तान को अलग कर दो, ठीक है, ताकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो कम से कम शांति से रहेंगी और ऐसे वायलेंस तो नहीं होगा। तो फाइनली 1946 में एक नई कंट्री का जन्म होता है, पाकिस्तान। ठीक है, जॉय ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस, मतलब कंट्री को फ्रीडम मिल रहा था, इंडिपेंडेंस मिल रही थी, लोग खुश थे, लेकिन वो आधी थी, आधी खुशी, आप कहें मिक्स्ड इमोशन थे। क्यों? क्योंकि पेन और वायलेंस ऑफ पार्टीशन के समय की अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखें, कोई भी आर्टिकल पढ़े, तो आपको समझ में आएगा कि पार्टीशन के समय जब बोला गया था कि भैया जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रहे, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जा सकता है, वहाँ से जो यहाँ पे आना चाहता है आ सकता है। कुछ दिनों के लिए बॉर्डर्स को ओपन रखा गया था, लेकिन इस बीच में ये पार्टीशन का जो समय था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बहुत ब्रूटैलिटीज़ होती हैं। ठीक है, विमेन को, चिल्ड्रन को, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। तो
ये जो था इंडिपेंडेंस जो मिली हमको 1947 में, इसकी खुशी थी लोगों को, लेकिन उसके साथ एक पेन भी मिला कि भाई वॉयलेंस हुआ इतना ज़्यादा पार्टीशन के समय और लोगों की सफरिंग्स बढ़ी। तो दिस इज़ हाउ पाकिस्तान बन जाता है, इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है। दैट इज़ वाई पाकिस्तान हमसे एक दिन कहें या रात में 12 बजे के पहले पाकिस्तान को आज़ादी मिली, इसलिए पाकिस्तान मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947, और 12 बजे के बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई, इसलिए हम मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे। तो इस तरीके से फाइनली चैप्टर, सिलेबस दोनों ख़त्म होते हैं हिस्ट्री के, ठीक है, और इंडिया को भी इंडिपेंडेंस हमने दिला दी। दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप नोट्स की मदद से आपके लिए आसान रहा होगा पढ़ना, और क्योंकि नोट से पढ़ाने का एक मोटिव ये भी था कि आपको समझ में आ जाए कि जिस सब्जेक्ट को आप बोरिंग समझ रहे हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अरे इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, सब कुछ याद करना पड़ता है, तो कैसे हम उनको ऐसे फ्लो चार्ट्स की मदद से क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। देखो, नोट्स जो मैंने ये बनाए हैं ये पूरे के पूरे NCERT से हैं, ठीक है, कोई भी शब्द आपको बाहर का नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किया कुछ और रिसोर्स, ठीक है। NCERT सफिशिएंट है, मैंने NCERT से नोट्स बनाए हैं, कुछ लाइन्स तो आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी, ठीक है। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि NCERT से नोट बनाना बहुत सही है, जितना ज़रूरत है उतना आपके NCERT में दिया हुआ है, तो कहीं और मत भागें, कोई इंटरनेट यूज़ ना करें, कोई भी पुराने नोट्स का यूज़ ना करें, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाएं और फ्लो चार्ट्स में बनाएं, ठीक है, क्योंकि लिखा हम वही चीज़ें रहे हैं, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है वो आपको मेमोराइजेशन में मदद करता है। अगर मैं सारा कुछ किताब जैसे लिख देती तो मुझे उसको ढूंढने में भी बहुत समय लगता, लेकिन मैंने इस तरीके से नोट्स बना ली तो अब मुझे बुक को खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसकी ही मदद से याद भी रख सकती हूँ और पढ़ भी सकती हूँ, पढ़ा भी सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा काम था बताना। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरीके से नोट्स बनाना, अगर आपको आइडिया पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, दोनों पार्ट्स को मिला के, पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2, then do let me know in the comment section, and even if you have any doubt you can ask me there, and don't forget to like, comment, share and subscribe, share with as many students as you can, ताकि जो पढ़ने के सही तरीके हैं SST या हिस्ट्री को, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।